एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, कल बिहार की महाभारत का परिणाम आया है। जनता ने जो वोट दिया था उसका रिजल्ट आउट हुआ है और इस परिणाम ने बहुत कुछ बताया है। दोस्तों, इस परिणाम ने यह बताया है कि जनता नीतीश कुमार के साथ है। जनता को एनडीए का राज पसंद है। इस परिणाम ने दोस्तों बताया है कि हवाई दावे करने वाले जनता को मंजूर नहीं है। इस परिणाम ने बहुत कुछ बताया है और क्या क्या बताया, इसके क्या क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट एक तरफा है। इसको आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि आप इसके क्या निहितार्थ। कुछ लोग कट्टे की बात मान रहे हैं, कुछ लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, कुछ लोग महिलाओं को दिए गए 10,000 की बात कर रहे हैं। तो ये सारे निहितार्थ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैंने जो समझा है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। यह परिणाम यह भी ठोक बजाकर बता रहा है कि अगर जयचंदों के सहारे आप पार्टी को चलाओगे, आप परिवार को चलाओगे, तो उसका हश्र बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। दर्शकों, क्या हो रहा है वो मैं आपको एक एक करके विस्तार से बता रहा हूं। और ये जयचंद कौन है, ये भी मैंने कोई नाम नहीं दिया। तेज प्रताप यादव एक नाम लेकर आए थे चुनावी प्रचार के दौरान और बार बार दोहराते रहे। आप लोग, बिहार के लोग समझ सकते हैं कि ये जयचंद कौन है। तो अगर जयचंदों के सहारे चाहे आप पार्टी चलाओ या परिवार चलाओ, उसका हश्र बहुत खराब होता है और खराब हमेशा से हुआ है। क्योंकि ये जो जयचंद हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं, ये आपको असलियत से दूर रखने का काम करते हैं। और एक तरफ पारिवारिक जयचंदों की मैं बात करूंगा और दूसरी तरफ पॉलिटिकल जयचंदों की भी मैं बात करूंगा। क्यों करूंगा उसको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको यह मौका मिले कि आपको अपना एडवाइजर चुनना है, अपना सलाहकार चुनना है जो आपको सही राह पर ले जाए, तो आपको जयचंद नहीं दोस्तों, विदुर को चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए यह भी मैं विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि वो विदुर है जो आपको यह बता सकेगा कि आपकी हैसियत कितनी है, आप किस लायक हैं और आपको क्या बताना चाहिए, आपके हक में क्या होगा, आपके हित में क्या होगा। लेकिन ये जो जयचंद हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं, ये अपनी व्यवस्थाओं के लिए काम करते हैं, ये खुद का परिवार चलाने के लिए काम करते हैं और फिर वो आपका परिवार भी तोड़ते हैं और आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, आपके कंधे पे ये दुनिया टिकी हुई है, अगर आपका कंधा हट गया तो ये दुनिया गिर भी सकती है। वो आपको बताते हैं कि भाई साहब आप बहुत अच्छी बुलेट चलाते हैं, वो आपको ये भी बताते हैं कि आप बहुत अच्छा तैरते हैं भाई, तो जरा कूद कर दिखाइए। वो आपको कुछ भी बता सकते हैं। वो आप में हवा भरने का काम करते हैं और हवा में भरे हुए बलून की तरह आप उड़ते रहते हैं। आपको यह पता ही नहीं चलता कि जमीन है कहां पर। वो आपको ये कभी नहीं बताते कि राजनीति रील से नहीं चलती दोस्तों, राजनीति वीडियो से चलने वाली चीज नहीं है। राजनीति की राहें रफ्तीली होती हैं और उन रफ्तीली राहों पर आपको उतरना पड़ता है, चलना पड़ता है, तब जाकर जनता आपके साथ कनेक्ट होती है। लेकिन ये जो जयचंद है, ये जो आपके एडवाइजर हैं, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ते। मैं शुरुआत पहली चीज से कर रहा हूं, ये आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एक परिवार अब पूरी तरह से बिखराव की तरफ चल पड़ा है और इसका जिम्मेदार कौन है? अगर परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य की माने तो इसका जिम्मेदार वो जयचंद को मानते हैं। कलह किस तरह से फैल रही है, एक एक चीजें मैं आपको बताता हूं। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। आज रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में दो नाम लिखे, एक संजय और दूसरा रमीज। संजय और रमीज ने मुझसे यही करने के लिए कहा है, इसलिए मैं आज राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मैं राजनीति को छोड़ रही हूं और अपनी फैमिली को डिसोन कर रही हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपना परिवार भी छोड़ रही हूं। ये देखिए, ये तस्वीर आ गई है आपके सामने। रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ दिया। और इससे पहले क्या हुआ था?
इससे पहले यह हुआ था कि लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार से भी निकाल दिया था और अपनी पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद पूरे चुनाव में वो क्या क्या कहते रहे और कैसे नुकसान करते रहे वो आपके सामने है, लेकिन बार बार वो कहते रहे कि मैं जयचंद को छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और जो इंडी गठबंधन है, जो ये कहते हैं ना कि हम भी एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग ही कैसे कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं इस चुनाव के बाद, उसकी भी एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट चोरी की यात्रा निकाली। कांग्रेस ने क्या किया? वोट चोरी की यात्रा निकाली। यह यात्रा आपको याद होगा कि यह यात्रा निकाली गई थी बिहार में, और बिहार में वोट चोरी पहले कोई मुद्दा था नहीं, उसको मुद्दा बनाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वोट चोरी की यात्रा निकाली, उमर अब्दुल्ला ने यह कहा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगा कि इससे सीटें बड़ी ज्यादा मिल जाएंगी, सीटें ज्यादा मिल जाएंगी अगर वोट चोरी की यात्रा करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि यात्रा की वजह से सीट शेयरिंग मुश्किल हो गया, सीट का बंटवारा जो है मुश्किल हो गया। यानी कि यात्रा के आधार पर जो एडवाइजर्स थे वो ये बताते रहे कि ये यात्रा चलेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये यात्रा चलेगी तो बिहार में माहौल बदल जाएगा। और ये भी तेजस्वी यादव के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि तेजस्वी यादव सीटें भी ज्यादा दें और अच्छी अच्छी सीटें चुनकर दें। ये उमर अब्दुल्ला के बयान से रिफ्लेक्ट हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने 6 सीट जो है मांगी थी लेकिन आपने नहीं दी। और फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पूरे कौरव बर्बाद हो गए, क्योंकि पहले महाभारत में 5 गांव मांगे गए थे लेकिन 5 गांव ही हमको नहीं दिए। और आपको याद होगा कि ये जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो ढोल नगाड़े लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमको केवल 6 सीट दे दीजिए, हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। और दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि वोटर तेजस्वी का है, कैडर तेजस्वी का है, झंडा उठाने वाला तेजस्वी का है, और फ्री की मार्केटिंग जो हो रही है वो राहुल गांधी की हो रही है। और दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है? एक तरफ चुनाव हारे और दूसरी तरफ जब नए चुनावों की बात हो रही है कि भाई अब बंगाल की तरफ चुनाव का रुख होगा और बंगाल का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तब क्या होगा? मोदी और नीतीश अभी एक तरफ थे, राहुल और तेजस्वी एक तरफ थे, और दूसरी तरफ क्या था? अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। अब देखिए चुनाव इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। अब ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दोनों लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ये मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। अब ये दोनों लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, के हमारे यहां जो SIR है वो SIR चलेगा नहीं, ये चलने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसको फेल करेंगे, निशाना SIR पे आ रहा है। और इसीलिए दोस्तों मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपके सामने वो सवाल रखना चाहता हूं। ये सवाल आपके सामने, सवाल यह है कि बिहार में हार और निशाने पर SIR, क्या SIR पे निशाना करके अगले चुनाव जीते जाएंगे? लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। युवा कांग्रेस के सांसद मिलते हैं, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, इंडिया अलायंस के सांसद है, वो मिलते हो, कहते हैं साहब क्या करें, हमारी तो कैरियर खत्म हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमें संसद में बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, हर बार संसद को ताले लगा दो, यही करते रहते हैं। वो अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे अगर हम हमारे क्षेत्र के विषयों को संसद में नहीं उठाएंगे तो दोबारा हमें कौन भेजेगा? पूरा युवा वर्ग कांग्रेस का जो पहली बार पार्लियामेंट में आया है, वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गया है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहना है। दोस्तों, मैं जानता हूं
स्वदेशी उनके मुंह से नहीं निकलता है, आत्मनिर्भर भारत उनके मुंह से नहीं निकलता है, विकसित भारत बनना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही यह देश नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये देश के लोगों का भविष्य नहीं है। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, जिनकी सोच युवाओं के उत्कर्ष के लिए नहीं हो सकती है, उनको युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए साथियों, बिहार के चुनाव नतीजे हिंदुस्तान की राजनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण नतीजे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह पे उनकी हालत खराब है। 5 या 6 राज्यों। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात यही करूंगा कि बिहार में हार मिली तो अब निशाने पर एसआईआर क्यों है, कई चीजें हैं इसके पीछे, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। तुहिन सिन्हा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ नवल शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ इस वक्त अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मेरे साथ इस वक्त जगदीश शर्मा हैं, जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। और तौसीफ खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। तारिक अहमद लारी भी हमारे साथ हैं, जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं तुहिन सिन्हा आपकी तरफ। आपने सीधा रुख कर दिया बंगाल का। लोग अभी बिहार के चुनाव को थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे कि भाई काफी मेहनत हुई है, थोड़ा इस पे भी जीते हैं तो थोड़ी खुशी मना लें। आपने मिशन शिफ्ट कर दिया। कल प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि गंगा बहकर जाती है बंगाल, तो अब समझ लीजिए कि निशाना बंगाल है। कल बैठक भी आप लोगों ने कर ली, क्या करने वाले? नमस्ते राम प्रसाद जी, नमस्ते सबको नमस्ते। देखिए, हम तो बिना बात तो हम छुट्टी मनाते नहीं, और जीत के बाद भी छुट्टी मनाने के बजाय हम और ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि अगली जीत। राम मोहन जी, तो सबसे पहले तो जब हमारी जीत होती है, हम छुट्टी पर जाने के बजाय हम और अधिक प्रेरित हो जाते हैं कि अगली जीत कब हासिल होगी, तो हम उस कार्य में लग गए हैं। लेकिन कल की भव्य जीत के बाद 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पार्टियां घुसपैठियों की राजनीति करेगी, जो पार्टी घुसपैठियों को संरक्षण देने का प्रयास करेगी, उसका यही हश्र होगा जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का हुआ है। जो संविधान का विरोध करेगी और एसआईआर के नाम पर जेन जी को भड़काने का काम करेगी, उसका यही हश्र होने वाला है। मैं कुछ डेटा देख रहा था, बंगाल में 18 से 30 वर्ष की आयु के लगभग 27% आबादी जो है 18 से 30 वर्ष की आयु में। तो ये जेन जी का जो बिहार का परिणाम है, वो जेन जी का विद्रोह है आरजेडी और कांग्रेस के विरुद्ध। और यही विद्रोह, अगर टीएमसी अपनी हरकतें नहीं बदलती है, तो यही विद्रोह आपको बंगाल में जेन जी का दिखेगा टीएमसी के विरुद्ध। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जो पार्टी भविष्य में कांग्रेस के साथ जुड़ेगी, उसका जो है पैकअप हो जाएगा भारत की राजनीति से। ये पहले हमने देखा है यूपी में, जिस प्रकार से 2 लड़के, यूपी के लड़के का कैंपेन चलाया था। मेरे ख्याल से उसी वक्त जो है बाकी अन्य पार्टियों को समझ लेना चाहिए था। जगदीश शर्मा मेरे साथ हैं, मैं उनकी तरफ चलना चाहता हूं। जगदीश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में तौसीफ खान को भी लेके आइएगा। जगदीश शर्मा, मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहां हुई है? अब आपके सहयोगी आम आदमी पार्टी, जो पहले आपने इंडी गठबंधन में जिनको साथ में लिया, वो कह रहे हैं कि भाई कैडर तेजस्वी का, वोटर तेजस्वी का, झंडा उठाने वाला तेजस्वी का, मार्केटिंग राहुल गांधी की। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि यात्रा की वजह से आपका सीट शेयरिंग करना मुश्किल हो गया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई आपसे 6 सीट मांगी थी और आपने सब कुछ गंवा दिया उसके बदले। जगदीश शर्मा, प्रॉब्लम कहां है और प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे या फिर निशाने पे केवल इलेक्शन कमीशन को लेकर घूमेंगे? देखिए राम जी, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार देखिए, किस तरह से चढ़ चढ़कर बोल रहा है। पूरे देश को पता है ये बधाई के पात्र चुनाव आयुक्त हैं और उनकी वजह से जीते हैं और आगे भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे। मैं तो 1 महीने से पहले से कह रहा हूं, मुझे ज्यादा दुख नहीं है और मैंने कहा घबराने की जरूरत भी नहीं है। पाप का घड़ा बढ़ता है, अंत एक दिन होना है। लूट लो जितना लूट सकते हो भाई। आज हर आदमी परेशान है। ये 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 15 साल, 15 साल के 20 साल और 20 साल के साथ 25 साल तक की जीत लेके चलते हैं।
जबकि आप पत्रकार महोदय, आप जानते हैं कि 5 साल के बाद हिंदुस्तान की जनता उठाकर बाहर फेंक देती। इनको डर नहीं है, इनको बिल्कुल डर नहीं है। इनको डर नहीं है कि 10,000 पहले इन्होंने महिलाओं को क्यों दिए, बिहार में क्यों दिए। इनको डर नहीं है कि राहुल गांधी ने एक बात की पोल खोल दी है। आपने देखा मॉडल वोट डाल रही है, 250 वोट एक आदमी डाल रहे हैं। आपको इस वक्त इस अवस्था में होना चाहिए कि आप स्वीकार करेंगे प्रॉब्लम कहां है। आपके लोग आपके सामने आईना लेकर खड़े हुए हैं जगदीश जी, और आप उसमें अपनी फोटो नहीं देख रहे। प्रॉब्लम है जी। देखिए राम जी, आपने जयचंद की बात करी, ठीक है, यही तो जयचंद है। ये चुनाव आयुक्त तो जयचंद है, ये सरकार के मंत्री तो जयचंद है, जो भारत के लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इन पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो लालू परिवार में घुस गए हैं। अरे भाई, परिवार का झगड़ा छोड़िए, वो अपना आप सुलटेगा, पर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट जरूरी है। ये भाजपा के जयचंद जरूरी नहीं है, ये जो देश के लिए जयचंद बने हुए हैं। अच्छा, इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। हम विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी पूछेगा, बात करेगा, सवाल है, जवाब दे नहीं रहे हैं। चुनाव चुप है। अब बताइए ना, नोट के बदले वोट, यही तो था 10,000 देने का। जगदीश शर्मा, मुझे याद आ रहा है, मुझे एक बात मुझे बताइए, फिर मैं जाऊंगा तो इनसे ना आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं नोट के बदले वोट, 10,000 मतलब नोट ही दे दिया ना। आपने क्या कहा था कि जब सरकार में आएंगे तो 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। वो वाले फॉर्म भी भरवा दिए थे, याद है मुझे, उत्तर प्रदेश में याद है। महिलाएं बेचारी फॉर्म लेके घूम रही थी कि 1 लाख रुपए देंगे। आपने उससे पहले का जो लोकसभा चुनाव लड़ा, आपको याद है, 72,000 रुपए हर परिवार को देंगे, कहा कि नहीं कहा? देखिए, नहीं 1 मिनट, 72,000 रुपए आपने कहा, 1 लाख रुपए देने के वादे आपने किए। अरे भाई, हमने अगर जनता ने आपका 1 लाख पे भरोसा नहीं किया और 10,000 पे किया, तो प्रॉब्लम कौन है? कौन रेवड़ी बांट रहा है? कौन मुफ्त की राजनीति कर रहा है? आपका नाम राम है, ठीक है, समझ तो राम जैसी बातें करो। जब मां ने नाम रखे तो राम जैसी बातें करो, सच्चाई समझो ना। चुनाव का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। सारे चुनाव यूं ही लूटेंगे और लूट रहे हैं ये दोनों हाथों से। आप बताइए, मोदी जी को वोट कोई क्यों दे दे? क्या डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया? अरे मुझे ये बताइए कि आप अभी देखिए, बात से मत पलटिए, बैठा दिया, महंगाई बात से इधर उधर मत जाइए। मैंने कहा कि अगर 10,000 रुपए देना, ब्राइब देना है, रिश्वत देना है, पैसा देना है, लालच देना है, तो 72,000 रुपए साल का या 1 लाख रुपए देना, ये ब्राइब नहीं है? आप बता दीजिए, 10,000 के बदले वोट लिए जो, ये क्या चुनाव चुप रहना चाहिए? मुझे तो बताइए, आप संज्ञान नहीं लेना चाहिए सीधा। मुझे तो आप बताइए ना, अगर आप कहेंगे 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो सही है कि नहीं है, कि गलत है? हमने वादे करे भाई, हमने दिए तो नहीं ना जी। हमने भारत का पैसा उजाड़ा तो ना, लोगों के टैक्स का पैसा मिसयूज तो नहीं करा, इन्होंने तो करा। अच्छा, आप आते तो अपनी जेबों से लुटाते कि भैया ये 1 लाख रुपए मेरी जेब से लीजिए, ये जगदीश शर्मा की जेब से 1 लाख, ये राहुल गांधी जी की जेब से 1 लाख, है ना? आप कहां से लाते? नौकरी देते, उनके काम रोजगार बढ़ाते, उनके लिए काम करते। ये तो वादा ही नहीं था भाई, रोजगार वाला वादा अलग था, रोजगार देते, ये कैश की डिलीवरी का वादा अलग था। अब आप ये कि आप ढूंढने नहीं चाह रहे कि दिक्कत कहां हुई। वो भी आपको पता है। आपको केवल एक चुनाव आयोग का फोबिया हो गया है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अवधेश कुमार जी मेरे साथ हैं। अवधेश कुमार जी, बात करें ना, अवधेश कुमार जी, देश की बात करें, ये भी सरकार के, ये समस्या इनको इस बात से है कि जयचंदों की बात नहीं होनी चाहिए। समस्या इनको इस बात से है कि जो हवा भरने वाले, गुब्बारे में हवा भरने वाले लोग हैं, वो देख ही नहीं रहे कि गुब्बारे की कैपेसिटी कितनी है और हवा कुछ भी भरे जा रहे हैं। इन्हें इस बात पे बात करो तो दिक्कत होती है। मुझे यह बताइए कि अगला क्या टारगेट, अब केवल चुनाव आयोग, SIR यही रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान, कुछ TMC के बयान, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये तो अखिलेश जी का बयान आ गया है। अब राहुल जी विदेश से लौट के आ जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो भी इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, हम सबको उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि जनता पार्टी को नकार रही है। पार्टी के अंदर, लोगों के अंदर इसको लेके निराशा, हताशा भी है। लेकिन अब टेलीविजन पर बैठने के बाद वो क्या कर सकते हैं? अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस जनता के जनादेश को नहीं स्वीकार करेंगे, और बिहार में, बल्कि मैं देखा था कि जो राहुल गांधी जी की 16 दिन की यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसके विरुद्ध लोगों में प्रतिक्रियाएं थी जी। जो मुद्दा है नहीं, उसको आदमी नेशनल लीडर होकर मुद्दा बना रहा है, और उसकी चुनाव में भूमिका थी।
तो जाहिर है कि अगर दोबारा तिबारे इस स्थिति में इस सबको उठाया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह हुआ कि ये पार्टियां जो बार बार उठा रही हैं, इन्होंने अपने को नष्ट करना तय कर लिया है। राहुल गांधी जी और उनके सलाहकारों ने अगर तय किया हुआ है कि अगर जनता के जनादेश को नकारते हुए चुनाव आयोग को निशाना बनाना है, एसआईआर को निशाना बनाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना है, तो जो बिहार के परिणाम है, इसके पहले जो दिल्ली के परिणाम थे, हरियाणा के परिणाम थे, जो महाराष्ट्र के परिणाम थे, उसकी पुनरावृत्ति होगी और फिर कांग्रेस पार्टी कहां रहेगी ये देखने की आवश्यकता है। तौसीफ खान को लेके आइए। लेकिन ये भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, इनकी जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने एसआईआर को मुद्दा नहीं बनाया स्थानीय स्तर पर, क्योंकि यह मुद्दा उनको लगता है नहीं। किसी ने कहा नहीं वोट कटेगा, एक आदमी निकल के नहीं आ रहा है कि मेरा वोट काटा गया है। तो यह हवा में जो ये बना रहे हैं, केवल इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह कारण है कि परिवार के नेतृत्व पर फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सवाल उठना है कि आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो नेतृत्व का बदलाव हो, तो इसको स्वीकार करने की जगह कि चुनाव आयोग मिलकर के हमको हरा रहा है, क्या इसके लिए है? या फिर देश में एक उथल पुथल जैन जी का कराना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का तारिक अहमद वानी और फर्जीवाड़े से चुनाव जीतती है। और तौसीफ खान, मैं दोनों को इन कराना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं जगदीश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। तौसीफ खान, आपको चुनाव आयोग से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? क्योंकि बंगाल में तो लोकसभा में भी आप ठीक कर रहे हैं, विधानसभा में तो लगातार जीत ही रहे हैं, और वो चुनाव कराने वाला भी यही चुनाव आयोग है जिस चुनाव आयोग पर बिहार से आरोप लेकर, उत्तर प्रदेश से आरोप लेकर, तमाम जगहों से आरोपों का सिलसिला राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। तो वहां की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह कि चुनाव आयोग में जो अफसर अपॉइंट होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, उसमें जो है सरकार का रोल रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले जजमेंट दिया था कि जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारते हुए सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया और कोई जज वज नहीं बैठता, वो सरकार ही जो है वहां पे तय करती है कि कौन चीफ इलेक्शन कमीशन बैठेगा। तो क्या सरकार का कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन में? जी हाँ, बिल्कुल है। भले ही उनका एक सेपरेट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या उनके खिलाफ सवाल उठे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सवाल उठे हैं। कोर्ट में क्या ऐसे लोग पहुंचे जिनको चीफ इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर गए, लेकिन वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे? क्या ऐसा एग्जाम्पल है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल है। सवाल एसआईआर को लेकर के ऑपोजिशन ने चुनाव में हारने के बाद उठाया या जैसे ही एसआईआर का फैसला हुआ उस बात उठाया? तो जी हाँ, जैसे ही एसआईआर के अनाउंसमेंट हुए अपोजिशन ने उस पर सवाल उठाए कि एसआईआर का प्रोसेस कितना कंप्लीट होगा, उसमें वोट चोरी होगा, सही वोटरों के नाम हटेंगे, ये सारी बातें मीडिया के साथ लोगों के सामने। अब सवाल यह है कि बीजेपी कहती है कि हमारी जो नीति है वो उन्हें बीजेपी की नीति जो है जनता को पसंद है। बीजेपी की नीति और अपोजिशन की नीति जो जनता के सामने गए थे चुनाव में, मैं उसको सामने रखना चाहता हूं। मेरा सवाल कुछ और बीजेपी ने क्या किया? मुझे हर्षवर्धन जी के पास भी जाना है। बीजेपी ने भी मुझे नहीं, पॉइंट मेरा समझिए तौसीफ, क्विक थोड़ा सा इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए अगर आप चाहें तो। मेरा सवाल ये था कि अगर सब फर्जीवाड़ा ही चल रहा है तो बंगाल में दीदी लगातार कैसे जीत रही है? बंगाल की लोकसभा पे आप लोग अच्छी जीत कैसे दर्ज करते हैं? बंगाल की विधानसभा में लगातार ममता बनर्जी का कब्जा कैसे है? क्योंकि 2014 के बाद तो सिस्टम आरोपों के मुताबिक बदल गया है। देखिए, जिस मासूमियत के साथ आप सवाल कर रहे हैं, मैं उसी मासूमियत के साथ आपको जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है कि 200 के 200 सीट में ही फर्जीवाड़ा पॉसिबल है और 200 के 200 सीट में ही बीजेपी फर्जीवाड़ा करती है। चुन करके जिन जगहों पे मार्जिन कम होता है जीत का, वहां पे वो फर्जीवाड़ा होता है। 100 में देखे गए कि वो 50 सीट ऐसे होंगे जहां पे वोट चोरी कर देने से बीजेपी जीत जाएगी, तो उन्हीं असेंबली सीट को चुना जाता है। बंगाल में ये जो मार्जिन है ये बहुत ज्यादा है, बंगाल में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, बंगाल में क्यों पॉसिबल नहीं? एक मिनट, बंगाल में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बिहार में पिछले चुनाव में ये चिराग पासवान जो है एनडीए अलायंस में नहीं थे, एलजेपी जो एनडीए अलायंस में नहीं थी। अभी जो है इस चुनाव में ये लोग एनडीए में थी, तो उसका फायदा उन्हें मिला। तो वोट चोरी का इससे क्या लेना है भाई? आप दो चीजों को मिला रहे हैं, आप खिचड़ी बना रहे हैं। हर्षवर्धन जी, थोड़ा सा इस खिचड़ी से दाल अलग कीजिए और चावल अलग कीजिए।
बंगाल में थोड़ा सा समझाइए। बंगाल में नहीं बीजेपी नहीं, एक मिनट, मैं आपके पास, मैं आपकी बात को समझ गया। आप पॉलिटिकल मूव्स की और सत्ता समन्वय की बात कर रहे हैं, वो अलग चीज है, और वोट चोरी का मुद्दा अलग चीज है। हर्षवर्धन जी प्लीज। राम मोहन जी, मुझे लगता है कि कई बार मतलब नेशनल टेलीविजन पर बोलते हुए ऐसे हास्यास्पद दिख जाना ये अच्छा नहीं होता है। तौसीफ बहुत पढ़ते लिखते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। उन्होंने शुरुआत यहाँ से की कि पहले, हालांकि मैं उस शब्दावली को ठीक नहीं मानता, जज वज कहना ठीक नहीं है। जज बड़े सम्मानित होते हैं, न्यायाधीश। उन्होंने कहा कि अब कोई जज वज नहीं होता, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं। लेकिन उनको सामान्य जानकारी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले एक निर्णय आया था जिसमें न्यायाधीश भी होते थे। तौसीफ भाई पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कोई ऐसा निर्णय नहीं आया था जिसमें जज को रखा जाए। एक एडहॉक व्यवस्था थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भारत में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। पहले एक हुआ करता था, फिर उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और लोग हुए। पहले की सरकारों में सिर्फ जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाल देता था। कैबिनेट सेक्रेटरी कह देता था फलाना जी चुनाव आयुक्त, फलाना जी चुनाव आयुक्त। तो मूल बात तो ये समझिए, सामान्य ज्ञान के साथ मतलब भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये, अब नेता प्रतिपक्ष भी उस कमेटी का हिस्सा होता है, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और 3 लोगों में से किसी पर आपको अगर भरोसा नहीं, तब तो गजब ही है। और कमाल की बात यह है कि इतना भरोसा न होने के बावजूद 15 साल से ममता जी हैं, ममता जी की सरकार है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतती चली आ रही। अब मूल मुद्दा जो आपने कहा कि एसआईआर का मुद्दा उठाया, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि देखिए शुरू में ही विपक्ष ने उठा दिया था। तो हुआ क्या, इस देश का डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत स्ट्रांग है जी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि आप जिनके पास नहीं है उनको 12th डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार आप मानेंगे। मानना पड़ा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम काटे, उनकी लिस्ट पब्लिक करनी पड़ी, सबको वो सूची दी गई। आपके पास समय था 1 महीने का, सब पर ऐतराज कर सकते थे, कोई अपील भी नहीं हुई। और कमाल की बात यह कि अगर एसआईआर में किसी का नाम कटा होता, पहले तो आप मान रहे हैं कि विपक्ष समय से जाग गया तो कोई गड़बड़ हुई नहीं, ये मतदाता सूची तो एकदम दुरुस्त है आप ही के मुताबिक, तब तो कोई संकट नहीं। लेकिन अगर जो कोई किसी का नाम कटा होता तो क्या कोई भी दिखाई नहीं देता? इतना शानदार चुनाव हुआ, 0 रिपोलिंग का चुनाव है। अब देखिए बंगाल में तो भाई करना पड़ेगा ममता जी को। मैं थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को हर्षवर्धन जी इसमें इन करा लूं। नाहिद लारी भी, तारिक अहमद लारी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक अहमद लारी, बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल एसआईआर को लेकर भी ठोक रहे हैं, दूसरा सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी ठोक रहे हैं, जबकि वो खुद ही इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में भाई हमने जीता था, पिछले चुनाव में ये लोग हारे थे उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपने लोकसभा के चुनाव में उनको हरा लिया इसी चुनाव आयोग के रहते हुए, फिर आप इतने ज्यादा उद्वेलित, इतने ज्यादा परेशान किस बात को लेकर होते हैं? लारी साहब बताएं। देखिए भाई, ऐसा है कि पहले तो बीजेपी को बधाई, चाहे जैसे जीते हो, ये पटना जीते हैं तो जीतने जो जीता वो सिकंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डीपली देखिए अभी, क्योंकि हमने जो जानकारी हासिल की है वो ग्राउंड लेवल पे जानकारी है कि अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी को और उनके सहयोगी दल और नीतीश जी की वजह से वोट किया है, बीजेपी को भी किया है। उन्होंने बहुत नौकरियां बांटी, जो फैक्ट बात है, फैक्चुअल बात है, जो मुस्लिम्स को भी बहुत नौकरियां बांटी और आगे भी उन्होंने नौकरी देने का वादा किया है जी। और मुझे जहां तक जानकारी है 35,000 नौकरियां उर्दू डिपार्टमेंट में वो देने वाले हैं। तो उर्दू डिपार्टमेंट में देने का मतलब ये है कि मुस्लिम फैमिलीज को दे रहे हैं, मुस्लिम लोगों को ही दे रहे हैं। 90 नहीं 99% मुस्लिम लोगों को दे रहे होंगे, तभी मुसलमानों ने वोट दिया है। रही 10,000 रुपए देने की बात, तो 10,000 रुपए ऐसा लोन दिया गया है, उसकी रिकवरी भी होगी। जो रिकवरी में सहयोग करेगा उसको जाके ये 1 लाख रुपए तक लोन बढ़ा कर देंगे, तो वो अलग चीज है। अब एसआईआर की बात करें तो इन्होंने एसआईआर एकदम से लागू किया था और बिहार इलेक्शन में टाइम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आदेश दिया है और जो वक्त है इन लोग के पास एसआईआर करने का,
करिए। अब उस एफआईआर को बहुत कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज एक्सेप्ट कराते हुए और आदेश दिया है कि एफआईआर में ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो मतलब जैसे इन्होंने नाहिद लारी, जो इतना साफ सुथरा और अच्छा विश्लेषण आप बिहार को लेकर कर रहे हैं, तो मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके कार्यकर्ता चौकन्ने हैं, अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक हैं, अगर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा वोट गलत कट गया है, उसको जुड़वाने की क्षमता है, तो एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बिहार का वक्त नहीं था जी राम जी, बिहार में वक्त नहीं था। यहाँ यूपी में, बंगाल में, सब में वक्त है। बिहार में वक्त रहते सारा काम हो। बिहार में वक्त था, यहाँ एफआईआर बिहार में भी वक्त था। देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं कोट करता हूं आपको, तारिक अहमद लारी, मैं कोट करके बयान आपको बताता हूं कैसे वक्त था। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ मेहमानों के पास जाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सीमांचल की जिस सीट पर उनका सबसे ज्यादा फोकस था, अख्तरुल ईमान वाली सीट, उस पर 900 वोट कर गए थे। अरे बात तो सुनिए आप। अरे अब आपको बात नहीं सुननी है तो बात नहीं सुनेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं। अरे नाहिद, अरे तारिक अहमद लारी, बात को सुने बिना जब आप ओवैसी पर रिएक्ट करते हैं तो आपका वोट बैंक दाएं बाएं हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को सुनिए। अरे आपको बात सुननी पड़ेगी भाई, मैं काम की बात बता रहा हूं, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि 900 वोट उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के कट गए थे। मैं 900 वोट लेकर चुनाव आयोग के पास गया कि ये गलत कट गए थे, हमने सही कागज लगाए और वो 900 के 900 वोट जुड़ गए। ये मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान कोट कर रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि एक बैरिस्टर झूठ बोल रहा है तो फिर मान लीजिए। अब मुझे थोड़ा सा जेडीयू के पास जाना है, नवल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। ये भी जानकारी हासिल करिए आपको। क्या पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार भी पार्टी चलाते हैं। कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं, जगदीश शर्मा जी, इन्होंने बड़ी लंबी तरह में। ठीक है, आपका ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे इन कराना पड़ेगा नवल शर्मा जी को। नवल शर्मा जी, ये क्यों नहीं पच रहा है विरोधियों को? और जब आज तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा पोस्टर लगवा दिया आप लोगों ने जयचंद को लेकर, और जब जयचंदों की मैं बात कर रहा हूं तो जगदीश शर्मा जी परेशान हो रहे हैं कि भाई आप जयचंद पे क्यों चले गए, क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई परिवार का मामला है। मैंने कहा कि ये सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, ये पार्टी का मामला है। आपने पूरी पार्टी तहस नहस कर दी और एक तरफ जयचंद काम नहीं कर रहे थे, जयचंद इनकी पार्टी में भी काम कर रहे थे और उनकी पार्टी में भी काम कर रहे थे। नतीजा यह है कि दोनों का स्ट्राइक रेट जमीन पर मिल गया। देखिए, मैं कांग्रेस समेत सपा सारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था। राममोहन जी, बड़ी अजीब स्थिति है। जब नेतृत्व अयोग्य होता है तो अयोग्य नेतृत्व को ढकने के लिए पार्टी के प्रवक्ता जिन तर्कों का इस्तेमाल करते हैं उससे अपनी तो स्थिति हास्यास्पद बनाते ही हैं, अपने नेता की भी भत पिटा देते हैं। सारे लोगों ने देखा कि बिहार में चुनाव कितना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, एक भी रिपोलिंग की शिकायत नहीं आई, एक भी चुनावी हिंसा नहीं हुई और भारत के चुनावी इतिहास में बिहार का चुनाव एक माइलस्टोन बन गया। एसआईआर, और इसके पीछे मूल कारण रहा एसआईआर। बिहार की चुनावी प्रक्रिया इतने इम्पार्शियल तरीके से संपन्न हुई, इसमें एसआईआर की अहम भूमिका रही। अब ये अपनी रणनीति को दोष देने के बजाय, अपने नेतृत्व को दोष देने के बजाय चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने में लगे हैं, जो इनकी पुरानी आदत रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय राममोहन जी यह है कि देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए उठाया गया कोई भी काम हो, हम उसका समर्थन करेंगे। जेडीयू का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जेडीयू चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, आज तक कभी भी हमने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया, ना ईवीएम पर सवाल उठाया। अब चूंकि विपक्ष की पूरी राजनीति ही, अब तो लग रहा है कि इनकी पूरी राजनीति फर्जी वोटरों पर टिकी हुई थी और फर्जी वोटरों की सफाई। एसआईआर क्या है? लोकतंत्र की मरम्मती है। ठीक है, एसआईआर कुछ नहीं है। जगदीश शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। जी, जगदीश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि ये अगर कह रहे हैं कि शुद्धिकरण होना चाहिए किसी भी चीज का और वोटर लिस्ट रिफ्रेश नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? मतलब जो वोटर पुराना है, जो नहीं रहा उस पते पर, उसको कोई जांचने का दूसरा तरीका है क्या? बताइए भाई। हम यही तो कह रहे हैं, शुद्धिकरण होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं।
भाई सबको जब पूरा देश आज कह रहा है कि वोट चोरी से देश लूट रहा है तो शुद्धिकरण होना चाहिए। अरे कौन कह रहा है भाई, पूरा देश कैसे कह रहा है? अभी आपने देखा कि ये 200 सीटें जिन्होंने दी है, अरे ये 200 सीटें जिन्होंने दी है, मीडिया पे जाइए, ये 200 सीटें, ये 200 सीटें जिन्होंने दी है, शर्मा जी मुझे एक बात बताइए, ये 200 सीटें जिन्होंने दी है उन्होंने क्या कहा कि वोट लूट रहा है? समझिए मेरी बात, वोट चोरी हो रहा है। समझिए, अरे आप मैंडेट को नहीं समझ पा रहे। राम जी आप हो राम पर रावण की तरह बात कर रहे हो। अरे भाई आप ही तो कह रहे हैं कि देश ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। किस देश की बात मानते हैं? किस देश में रहते हैं आप और किस देश की भाषा को समझते हैं? पूरा भारत कह रहा है कि चुनाव लूट रहा है पिछले 40 साल से। पहले 25 साल गुजरात में लूटा, 15 साल से यहाँ लूट रहा है। अच्छा तो ये बता दीजिए बाकी जगह एकदम बढ़िया चुनाव हो रहा, किसी का बाकी जगह बढ़िया चुनाव हो रहा, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ। आपको मालूम है जगदीश शर्मा आपके वोट क्यों घटे? आपको मालूम है जगदीश शर्मा आपके वोट क्यों घटे? मैं आपको बताता हूँ, चुनाव लड़ती है, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चुनाव में आपकी भारतीय जनता पार्टी, जगदीश शर्मा आपकी इसी नेगेटिविटी की वजह से आपके वोट घटे, आपकी इसी नकारात्मकता ने आपके वोट घटाए। एक चुनाव पॉजिटिव होकर लड़िए, एक चुनाव सकारात्मकता से लड़िए, आपको हो सकता है जनता वापस कुछ ना कुछ हिस्से में दे। आपकी यही नकारात्मकता। ईवीएम कहां गया भाई? अरे वो ईवीएम कहां गया जिसको लेकर दिन भर ये बोलते थे ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम ने जिता दिया। अब केवल एसआईआर बोल रहे हैं भाई। जी अरे भाई पहले एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूं। एक बड़ा अपडेट इस वक्त बिहार की राजनीति में हो रहा है। जानकारी यह है कि संजय झा और ललन सिंह अब दिल्ली पहुंच गए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। संजय झा और ललन सिंह जो दिल्ली पहुंचे हैं उसके राजनीतिक निहितार्थ भी है। इसके अंदर क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो फाइनल और औपचारिक बातचीत होनी है उस पर बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ, बड़े नेताओं के साथ इनका मंथन भी हो सकता है। यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि केवल नकारात्मकता से अगर चुनाव जीते जाते तो राहुल गांधी हर चुनाव के विजेता होते। मैं तोहिन आपको इन कराना चाहता हूं इस पर। मुझे बताइए कि असल प्रॉब्लम इस वक्त आप कहां देख रहे हैं? राममोहन जी तोहिन भाई। राममोहन जी, पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, बहुत बड़ा दिल है आपका। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, बहुत सहनशीलता है आप में, बड़ा दिल है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि आप राम हैं, रावण जैसी बातें कर रहे हैं, उस पर भी आपने मैं कड़ा विरोध जो है, मैं कड़ी आपत्ति जताना चाहता हूं। यही छिछोड़ापन जो है कांग्रेस को ले डूबा है। छठ पूजा को ड्रामा बोलते हैं ये लोग जिस प्रकार से बिना बात जो है वोट चोरी का इल्जाम लगाते रहे। देखिए जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। इस तरह के छिछोड़ेपन को जनता स्वीकार नहीं करेगी और ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अब मैं 3-4 जो है पॉइंट वाइज जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि पैसे कैसे वितरित हुए महिला रोजगार योजना के तहत। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीच में नहीं शांत कराइए राममोहन जी, ये सीरियस डिबेट है, ये सीरियस डिबेट है, बीच में कहने के लिए बंद कीजिए। देखिए झारखंड में पिछले साल में झारखंड में था, झारखंड चुनाव के दौरान वहां महिला मैया योजना के पैसे जो है वोटिंग के ठीक पहले दिन आते हैं। कांग्रेस की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है, कांग्रेस को वो भी याद नहीं है। अरे वोट चोरी के इल्जाम में अगर कोई कन्विक्शन हुआ है पूरे देश में तो 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो ये नहीं समझेंगे रद्द किया था। और ये बिना बात ये बात को नहीं समझेंगे। तारिक अहमद लारी वोट चोरी कहते रहते हैं। तारिक अहमद लारी, क्या आपको लगता है कि अभी राजनीति का सही स्टांस है जो विपक्ष ने अपनाया हुआ है? क्योंकि आम आदमी पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आईना दिखाने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं कि हमने आपसे 6 सीट मांगी और अगर नहीं देंगे तो 5 हम अपने बूते भी जीत लेंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपकी तरफ है और कौन विरोधियों की तरफ। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही कांग्रेस के वो वाले लीडर जो कह रहे हैं मुसलमान मतलब हम मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस, वो आज ही नाम लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी दोनों का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वो उपचुनाव में बड़ी अच्छी मदद करी और वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट हैदराबाद के अंदर जीत कर आया। इसलिए तारिक अहमद लारी में इसलिए ये कोट कर रहा हूं कि क्या ये गिरेबान में झांकने का समय है विपक्ष को कि थोड़े तो सकारात्मक हो जाओ। कब तक ईवीएम बैलेट चुनाव आयोग के पीछे जो है छुपकर
आप अपनी नाकामियां छुपाते रहेंगे? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कभी सच से हटता नहीं हूं। आईना भी झांकता हूं, गिरेबान भी झांकता हूं, आईना देखता भी हूं। कुछ गलतियां हम लोग की भी रही हैं। हम लोग को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और ये जो देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, ये कोई मुसलमान भी पसंद नहीं करता है कि आप अपने धर्म में रहकर अपने देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई मुसलमान पसंद नहीं करता, तो हिंदू कहां से पसंद करेगा। मैं दूसरा उन प्रवक्ताओं को मैं खासतौर से कहूंगा जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और वो आपके टीवी चैनल से नदारत है। मैं तो 6 महीने से रिटायर बैठा हुआ था, मेरी तबियत ठीक नहीं थी, नहीं तो डेली बैठता था मैं 6 महीने पहले से। मजबूरी में मुझे आज बैठना पड़ा क्योंकि काफी रिक्वेस्ट की गई। और जितने प्रवक्ता हैं सब कहां गायब हो गए। बहुत मुंह के लाल बने हुए थे, बहुत मुंहजोर बने हुए थे, कहां में चले गए? हार गए तो अपना मुंह छुपा लोगे? शुतुरमुर्ग हो क्या कि वो मिट्टी में गर्दन डाल ली तो छुप गए पूरा? अरे ऐसा नहीं होता यार। मैं समझ गया आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तारिक अहमद लारी वो शख्स, तारिक अहमद लारी, मैं पॉइंट समझ गया, लेकिन 2-4 आपकी पार्टी में भी हैं, उनको भी पकड़ोगे कि नहीं? बिल्कुल, किसी को कोई पक्षता है। मैं अपने पार्टी के लिए होगी जी, और बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा, बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। क्या हिंदू देवी देवताओं को गाली देना बहुत अच्छा है? क्या जनता को पसंद आता है कि आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं? नहीं पसंद आता है। एक हमारे सज्जन थे, वो बड़ी गालियां बक रहे थे कुरान को, उनको उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अगर तुम जो चाहे बकते रहो। देखो, मैं एक बात कहता हूं, इस देश का, लारी साहब, इस देश का पक्ष हो या विपक्ष, जो सामान्य भारतीय मानकों पर, जो सामान्य भारतीय संस्कृति पर, उसकी व्यवस्थाओं को समझते हुए चलेगा, वो इस देश में आगे जाने वाला है। वो इस देश में आगे जाने वाला है, वो किसी भी दल का व्यक्ति हो या कोई भी पार्टी हो। लेकिन अगर जो मूल सिद्धांतों को छोड़कर ये सोचेगा कि गाली देने से बात बनेगी, तो शायद इस देश को वो स्वीकार नहीं है। और बिहार के मैंडेट में एक बात वो भी छिपी हुई है। अवधेश कुमार जी, ये नाहिद, ये तारिक लारी साहब जिस बात को इंगित कर रहे हैं, ये कितना बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर रहा कि भाई आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका काम करने का तरीका ये बता ही नहीं पाया कि आप कलम बांटने की बात कर रहे हैं, कि आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कि आप कुछ और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश जी, देखिए, इस समय आरजेडी की भी समस्या वही है जो कांग्रेस की है। राष्ट्रीय जनता दल के जो ईडियम्स थे, जो उनकी भाषा थी, जो उनके हाव भाव होते थे, जो बातें करते थे, वो सब बिहार की माटी की होती थी। बल्कि लालू जी तो भोजपुरी में बात कर रहे हैं, कहीं किसी में बात कर रहे हैं। और वो अचानक ऐसा लगा है कि पिछले 3-4 सालों में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि आपके टेलीविजन पर अगर कोई डिबेट कर रहा है, उसके माथे पर चंदन है, तो उनके प्रवक्ता प्रश्न उठाते थे कि आपका नाम क्या है, आप किस जाति के हो, अगर आपके कान सीखा है तो उसके विरोध में बात कर रहे हैं। और रामचरितमानस को लेकर गालियां दी जा रही है। और बाकी जो इस समय राहुल गांधी का जो सिंड्रोम है ना पॉलिटिक्स का, मैं इसको राहुल गांधी सिंड्रोम कहता हूं, उससे तेजस्वी यादव भी प्रभावित हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे थिंक टैंक आजकल दिल्ली में रहते हैं, वो उसी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट से प्रभावित है। अखिलेश यादव जी आश्चर्य का विषय है कि उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बार जो उनकी भाषा थी वो उसी प्रकार की थी जो कुछ राहुल गांधी जी के लोग अलग अलग समयों पर बोलते रहते हैं। वहां लोगों को हैरत भी हो रही थी। हालांकि कुछ संभालने की कोशिश हुई। बिहार के स्थानीय नेताओं, प्रवक्ताओं ने वहां बिहार से जुड़े कुछ विषय रख के संभालने की कोशिश की, लेकिन नेता तो तेजस्वी थे, उनके सलाहकार दूसरे थे, उनके बड़े प्रवक्ता दूसरे थे, और इन सब का रिएक्शन था इस बार। और एक अगर आप जमीन पर जाते तो साफ दिखाई दे रहा था कि आरजेडी का जो अपना वोट बैंक है वो तो है। जगदीश शर्मा जी, उसको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करनी। अच्छा देखिए, अब बहुत हाइपर हुए बिना, अलग से अब बहुत हाइपर हुए बिना अवधेश जी की बात मत मानिए। अवधेश जी की बात मत मानिए, कम से कम तारिक लारी की बात तो सुन लीजिए। या वो भी सुनना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, देखिए जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर्स ने, जो हमारे लोगों ने रील बनाने की कला सिखाई है, वायरल होने की कला सिखाई है, कि भाई बिना गाली दिए, बिना जोर से बोले कोई सुनेगा कैसे, कोई वायरल कैसे होगा, इसकी चिंता कांग्रेस वाले करते रहेंगे। और इसीलिए वो जो तालाब है उसमें
डूबते रहेंगे, कूदते रहेंगे, या फिर जनता से वाकई कनेक्ट होने के लिए जाएंगे? देखिए, जनता जनार्दन सब जानती है। मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि चुनाव आयोग साहब को पद्म भूषण मिलना चाहिए। इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वो अभी बिहार में करिए, बंगाल में लग गए हैं। पद्म भूषण से सम्मानित करना चाहिए। विपक्ष के नाते मैं कह रहा हूं, जितना अच्छा उन्होंने काम करा है उनको बधाई। लेकिन भारत देख रहा है, लोग समझ रहे हैं, तार तार हो गया बीजेपी का। फिर भी कमाल हो गया, मोदी जी जीत रहे हैं। मैं तो बधाई दे सकता हूं, सभ्यता वाली बात है तो मोदी जी को, ठीक है। जी को, क्लोजिंग कमेंट हर्षवर्धन जी। बंगाल भी जीतो। हर्षवर्धन, इतने विनम्र अगर आप लोग हो जाते ना, समय रहते, इतने विनम्र अगर आप लोग हो जाते तो ये जनता मोहब्बत में भी 2-4 हजार वोट दे देती। इतनी प्यारी जनता है देश की। हर्षवर्धन जी। देखिए राममोहन जी, चूंकि जगदीश शर्मा जी बहुत दिन बाद आज भेटा गए हैं, बीच बीच में कभी भी आते हैं, फिर जाने कहाँ ये गोल्फ वोल्फ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, तो इसलिए आते कम है। लेकिन कम से कम एक बात तो इनके बारे में कही जा सकती है, नहीं ये पक्के वाले कांग्रेसी जी, और गांधी परिवार के प्रति इनकी निष्ठा बड़ी अटूट है। अब मैं तो जगदीश शर्मा जी से थोड़ा एक सवाल करना चाहता हूं, थोड़ा अलग हटके, थोड़ा क्विक तो अपने हिसाब से समराइज करना है जल्दी। हाँ। बस एक लाइन का सवाल है, जगदीश शर्मा जी पुराने कांग्रेसी बचे हैं क्या? सुन रहे हैं कि सब आयातित ने कब्जा कर लिया है, पता भी नहीं चलता आप लोगों को राहुल जी कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। जी जल्दी, मेरे पास 10 सेकंड है। मैं बैठा तो हूं। हाँ, मैं बैठा हूं, कुछ और बैठे मेरे। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे लोग बैठे ही हैं, इनको खड़े होने का कोई मौका नहीं। अगर ये बैठे रहेंगे तो काम कैसे बढ़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।